ओके, स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में मैं आपको एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता रहा था, एक्साइटेशन एनर्जी। ये इनको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे ये एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट होता है फिर हम एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये कैलकुलेशंस की थी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इट इज हैविंग एनर्जी -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में जो होगा 3.40, और ये किस फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट किया? दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था? बेसिकली एनर्जी का एक डेरिवेशन करके हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करके ये आंसर आया। और ये जो आंसर आया था ये जूल में था, फिर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके, और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आंसर आता है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट का नंबर है ये। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा पुट करते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो कितनी एनर्जी होगी उसके पास, सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। अभी हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर ये सीरीज के बारे में लिखेंगे। सीरीज तो वैसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग यूज करेंगे एनर्जी के लिए। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एनर्जी, एनर्जी इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड हियर वी विल राइट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को लिखने के लिए हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया? इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग n इज इक्वल टू 1 से कर देंगे, और n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 1 लिखने का मतलब क्या होगा? ये ग्राउंड स्टेट के लिए लेवल बनाया गया है। अच्छा, इस लेवल पर एनर्जी क्या होती है? तो उस एनर्जी को लिखते हैं। अभी लिखा था हमने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, एंड दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जा रही है एनर्जी। इसके बाद में हम लोग सेकेंड स्टेट को दिखाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये वाली ऑर्बिट को हम लोग सेकेंड ऑर्बिट लिखेंगे। और सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी होती है -3.40। सो दिस इज द एनर्जी -3.40। नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज थर्ड एनर्जी लेवल, which is written as n is equal to 3, जिसको n is equal to 3 से लिखेंगे हम। और यहाँ पर जो एनर्जी की कैलकुलेशन की थी वो हमने की थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एनर्जी लेवल दिखाते हैं। नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज फोर्थ एनर्जी लेवल। देखो जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो डिफरेंस है देखो कम होता जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। ये एनर्जी का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ पर एनर्जी है -13.6 और यहाँ पर एनर्जी है 3.40। तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है एनर्जी लेवल में, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है और एक्साइटेड स्टेट में आता है, सो इट नीड्स द एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत होती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये जो फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -0.85। अब हम लोग इसमें दिखाते हैं फिफ्थ स्टेट। n is equal to 5, this is the fifth state। यहाँ लिखते हैं अब हम बात करेंगे सिक्स स्टेट की। फिफ्थ स्टेट की एनर्जी लिख देते हैं पहले। ये एनर्जी हमने लिखी थी 0.54 -0.54। नाउ द सिक्स ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी को भी लिख देते हैं। n is equal to 6, its energy is -0.37। और
सेवंथ ऑर्बिट जो होगी उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल एनर्जी होगी n इज इक्वल टू 7 एंड इट्स एनर्जी विल बी गिवन एज -0.28। और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा n इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कि वो एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रहेगा। अब हमने कुछ सीरीज पढ़ी थी, उन सीरीज के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अल्ट्रावायलेट सीरीज के बारे में। अल्ट्रावायलेट सीरीज जो थी वो लेमन सीरीज थी, और ये जो लाइमन सीरीज होती है इसमें हम लोग ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, और जब भी ऐसा करेगा उस समय पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करेगा। ये पहले एक्साइटेड स्टेट में गया होगा इतनी एनर्जी को गेन करके, फिर दोबारा से जब फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, या इसके अलावा ये फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, इन सभी केसेस के अंदर वो कौन से रेडिएशन करेगा, अल्ट्रावायलेट। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन होंगे, एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज्यादा है। सो हियर दिस इज द लाइमन सीरीज, और ये कौन से वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद में हमने सेकंड स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, थर्ड से सेकंड में जंप कर सकता है, सेकंड से सॉरी थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, एंड दिस इज फिफ्थ टू सेकंड, सिक्स टू सेकंड। और इन सब केसेस में ये कौन से रेडिएशन करेगा, ये रेडिएशन करेगा विजिबल लाइट। ये बामर सीरीज है और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी उस वेव को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज आएगी इसमें ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा, इसके अलावा फिफ्थ से थर्ड में जंप कर सकता है, और सिक्स से थर्ड में जंप कर सकता है, सेवन से थर्ड में जंप करेगा। इस इन सब केसेस के अंदर जो भी रेडिएशन होंगे वो बहुत कम एनर्जी के होंगे, और ये जो सीरीज होती है, नॉट ब्रैकेट, इसको पास्चन सीरीज बोलते हैं। ब्रैकेट सीरीज नेक्स्ट होगी, दिस इज पास्चन सीरीज। और ये जो पास्चन सीरीज है ये भी किसकी है, इट इज ऑल्सो ऑफ इंफ्रारेड रीजन, क्योंकि एनर्जी लेवल का डिफरेंस ही बहुत कम है। ये जो एनर्जी लेवल है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनके एनर्जी डिफरेंसेस बहुत कम है। तो इतनी कम एनर्जी की जब ये लाइट को, इतनी कम एनर्जी की जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से रीजन की होगी, इंफ्रारेड रीजन की होगी। इसी तरह से आगे की दो सीरीजें वो भी इंफ्रारेड रीजन को ही रेडिएट करती हैं, इंफ्रारेड रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करते हैं। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ से फोर्थ में आएगा, सिक्स से फोर्थ में आएगा, सेवन से फोर्थ में आएगा, या इंफिनिटी से फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, इन सब केसेस में ये इंफ्रारेड लाइट को, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। और ये जो सीरीज है इसका क्या नाम रखा गया, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, एंड इट इज ऑफ इंफ्रारेड रीजन। लास्ट लास्ट है जब इलेक्ट्रॉन सिक्स से फिफ्थ में, सेवन से फिफ्थ में, या इंफिनिटी से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करता है, तब भी एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम है, और इन सब केसेस में भी ये कौन से रेडिएशन करेगा, इन सब केसेस में भी ये रेडिएशन करेगा इंफ्रारेड रीजन। और ये जो सीरीज होती है इसको फंड सीरीज बोलते हैं, दिस इज फंड सीरीज, एंड इन दिस केस अगेन इट इज रेडिएटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ इंफ्रारेड रीजन। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें हमने क्लियरली ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है, तो कौन से स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखाई देगी। सो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस, और इसमें हमने एनर्जी लेवल बता दी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी बता दी है इलेक्ट्रॉन की। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। इस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे इसके साथ में, एक्साइटेशन एनर्जी के साथ में। एक्साइटेशन एनर्जी, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाना है। ये n इज इक्वल टू जो 2 लिख रखा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा तब बोला जाएगा इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट।
फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, उस केस में एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या है? एनर्जी लेवल का डिफरेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है -13.6, यहाँ लिखा हुआ है -3.40। तो ये जो डिफरेंस आता है ये कितना आता है? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कैसे पता लगेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी E2 माइनस E1। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -3.40, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी -3.0 माइनस माइनस प्लस 13.6 एंड द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ये होगी, द एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये एक्साइटेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एनर्जी लेवल के डिफरेंस से। और अगर आपको ये डिफरेंस पता लग चुका है, और इस डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं? h/2 से लिखते हैं। तो बेसिकली प्लैंक ने ये फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू h/2। आपको एनर्जी पता लग चुकी है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, और वो सेकंड ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, ये सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस समय ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रेडिएट करेगा। और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो कितनी फ्रिक्वेंसी की होगी? तो ये h आएगा और यहाँ पे न्यू आएगा। h की वैल्यू पुट करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रिक्वेंसी। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं इसको। और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे, और ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू में 6.62 इंटू -10⁻⁻34 इंटू फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इस पूरे की डिवाइड में क्या आ जाएगा? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और ये जो फ्रिक्वेंसी आएगी, ये फ्रिक्वेंसी कौन से रीजन की होगी? ये फ्रिक्वेंसी होगी अल्ट्रावायलेट रीजन की। अगर आपने फ्रिक्वेंसी पता लगा ली है तो अब हम लोग क्या बता सकते हैं? इसकी वेवलेंथ भी बता सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो इस केस में हम लोग यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। तो बेसिकली इस फॉर्मूला के अंदर हमें दो क्वांटिटीज पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है और फ्रिक्वेंसी पता है। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट करके हम ये बता सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो वेवलेंथ भी कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आपको एनर्जी लेवल का डिफरेंस पता है तो आप इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है तो इस फॉर्मूला से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रैकेट, पास्चन और फंड है, इन्होंने जो फॉर्मूलाज बनाए हैं वो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज है। एम्पिरिकल फॉर्मूलाज है मतलब कि ये जो सिचुएशंस हैं इनको देख करके उन्होंने फॉर्मूलाज बना दिए कि उन फॉर्मूलाज के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड भी है, इस मेथड से भी वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है। बाई चांस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी गिवन है तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से, E इज इक्वल टू h/nu की हेल्प से पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वेवलेंथ। तो ये भी एक तरीका है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। अदरवाइज हमारे पास वो पास्चन, ब्रैकेट, सीरीज, फंड सीरीज, इन सब के फॉर्मूलाज हैं, तो उन फॉर्मूलाज को भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल की। अच्छा, ये तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी थी। सो नाउ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होगी। पहले भी अल्ट्रावायलेट थी, लेकिन अब अल्ट्रावायलेट ही होगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी क्योंकि एनर्जी बढ़ चुकी है।
तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो उस केस में उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे E3 - E1। एनर्जी इन द थर्ड स्टेट is -1.51, energy in the first state is -13.6, so this will be 1.51 minus plus 13.6, और ये जो डिफरेंस आएगा दिस डिफरेंस इज 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन को 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तो वो थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा, और जब वो थर्ड ऑर्बिट से दोबारा फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा उस केस में वो क्या करेगा, वो 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रेडिएट करेगा। तो बेसिकली इतनी ही एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट से थर्ड में जंप करने के लिए, और इतनी ही एनर्जी को ये रेडिएट करेगा जब ये थर्ड से फर्स्ट में फिर से जंप करेगा। और ये कौन से रीजन का होगा, ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन का होगा। ओके, तो ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल है। अब हम लोग बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। एक्साइटेशन एनर्जी तो हो गया, एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो गैस को एक्साइट करने के लिए उसमें हम लोग क्या फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चेम्बर लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को फिल कर रखा है। अब आपको पता है कि इसमें ये प्रोटॉन होगा और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और हमने क्या कर रखे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है विद द सोर्स ऑफ हाई पावर। एक हाई पावर का सोर्स कनेक्ट कर दिया जो 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो हमें बताया कि ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो, अब मैं इसकी एनर्जी को फिक्स करता हूँ। तो माइनस से प्लस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, वो बैटरी लगाई मैंने 10.2 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से मूव करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 10.2 जूल की एनर्जी से मूव करेगा एक इलेक्ट्रॉन। जब कितने वोल्ट की एनर्जी लगाई जाएगी, 1 वोल्ट की एनर्जी उसको दी जाएगी। तो बेसिकली इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये मतलब होता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। अगर मैंने 10.2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और जब ये इलेक्ट्रॉन जा करके इसके फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने पर ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जंप करेगा, तो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, क्योंकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो डिफरेंस है कौन से एनर्जी लेवल का, फर्स्ट एनर्जी लेवल का और सेकंड एनर्जी लेवल का। तो इस डिफरेंस के बराबर इसको अगर एनर्जी मिल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। So it is also known as accelerating potential, which gives an electron sufficient energy to excite the target atom. To excite the target atom. तो बेसिकली यहाँ पर यही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, जितने वोल्ट का आप बैटरी लगा रहे हो उतनी वोल्ट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और यही इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नीड है, इसी एनर्जी की नीड है उसको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करने के लिए। तो ये हमारा जो टारगेट एटम था, ये टारगेट एटम को हम क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे इस एक्साइटेशन पोटेंशियल से। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, देखो नाम से पता लग रहा है कि जो एटम है उसको आयन में कन्वर्ट करना है। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री करना पड़ेगा। और फ्री कैसे किया जा सकता है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देखिए ये एटम है और ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज हैविंग एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी कि +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको मिले। और जब इतनी एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 0। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से इतना दूर हो चुका है कि इन दोनों के बीच में अब कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है।
अगर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है एंड इट इज नॉट बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, नॉट बाउंड टू न्यूक्लियस, और अब ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे हम लोग सन की बात करते हैं, सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो वहां पर जो हाइड्रोजन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है ही नहीं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में मिलते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मिलते हैं, क्योंकि आसपास का सराउंडिंग इतना गर्म है कि इनको कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है और ये कौन सी ऑर्बिट में स्टे करते हैं, सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे को इसको आयन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और अगर मैं +3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सो आई एम गिविंग द एनर्जी +3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन के पास जब इतनी एनर्जी आ जाएगी तो ये न्यूक्लियस से इतना दूर हो जाएगा कि ये फिर से क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। So this is called ionization energy. The energy required, or you can say that the energy needed to knock out the electron from the atom. वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एटम से नॉकआउट कर दें, बाहर निकाल दें, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन बन जाएगा। H+ आयन का मतलब क्या है, सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो तो जा चुका है, अगर इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, H+ आयन बोला जाता है, या यही एक सिंगल प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1 प्रोटॉन। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होगा जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, किसी एटम के अंदर से नॉकआउट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो 13.6 वोल्ट की बैटरी लगा दो, तो जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13 तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी टारगेट एटम से टकराएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको क्या बोला जाता है, इसको रेडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। हमने रदरफोर्ड के लिमिटेशन से पहले, रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी उससे पहले हमने स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था, और उसमें एक रेडबर्ग कांस्टेंट आर यूज किया था उनके फॉर्मूलाज के अंदर, जिसमें हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करना सीखा था कि इलेक्ट्रॉन, आपको क्या करना है, वेवलेंथ बतानी है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, या ऐसा लिखा होता लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताइए, बाबर सीरीज की सेकंड लाइन की वेवलेंथ बताइए, तो उसके अंदर हमने ये आर को यूज किया था 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। सो दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और उसी के बेसिस पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, ये इनिशियल स्टेट है। इसके बाद हम यहाँ पे ये फाइनल स्टेट को दिखाते हैं। अब इनकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर था, तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और हमें पता है कि जब भी ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या रेडिएट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करेगा उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बोर का थर्ड पोस्टुलेट यूज करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, E इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल, और E की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h न्यू लिख सकते हैं। सो दिस इज द E इनिशियल माइनस E फाइनल। तो ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है। तो इस पोस्टुलेट का यूज करके हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, इनिशियल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, तो वो हमने कल ही कैलकुलेशन की थी। डिफरेंट डिफरेंट
स्टेट्स के अंदर एनर्जी की कैलकुलेशन। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाया था जिससे हमने ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाली थी? तो उसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इनिशियल स्टेट के लिए और फाइनल स्टेट के लिए दोनों के लिए लिखते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी एच न्यू इज इक्वल टू ई इनिशियल। इनिशियल की जगह पे क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अंदर कौन से वाला एन आएगा? एन इनिशियल या एन फाइनल? और जेड की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। जेड की वैल्यू 1 पुट क्यों करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो जेड को लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द नेगेटिव एनर्जी, और ये इनिशियल स्टेट की एनर्जी है तो इसको एन आई से लिखेंगे। एंड दिस विल बी द फॉर्मूला। तो इनिशियल स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी होगी, और फाइनल स्टेट में कितनी एनर्जी होगी? तो फाइनल स्टेट की एनर्जी को लिखने के लिए हम फिर से इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। बस क्या चेंज करना है, यहाँ माइनस आएगा और फिर लिखेंगे फाइनल स्टेट की एनर्जी। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? nth ऑर्बिट लिखेंगे। कौन से वाली? फाइनल स्टेट वाली जो ऑर्बिट है। सेकंड से फर्स्ट में कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट में कर रहा है, तो जो सेकंड होगा वो इनिशियल ऑर्बिट होगी, और फर्स्ट में जंप कर रहा है तो वो फाइनल ऑर्बिट होगी। तो ये इनिशियल और फाइनल आ गया। अब इसमें से ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पर ऐसा लिख देते हैं, माइनस को हटा देते हैं और माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर देते हैं? सो दिस इज प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? जो प्लस वाली टर्म है उसको आगे लिख सकते हैं, जो माइनस वाली टर्म है उसको पीछे लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/8 me to the power 4 epsilon naught square n final square and h square minus 1.8 me to the power 4 epsilon naught square n I square and h square। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो ये सारे जो कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं ये कॉमन आ रहे हैं, और n इनिशियल और n फाइनल, बस इसमें यही बचेगा फॉर्मूला के अंदर। तो बाकी सब क्वांटिटीज को कॉमन लिख देते हैं। तो कॉमन लिखने पर देखिए क्या बनेगा? 1/8 m e to the power 4 epsilon naught square h square, here 1/n final square minus 1/n initial square। यहाँ से इनिशियल और यहाँ से फाइनल, सिर्फ ये बचेगा, बाकी सब कॉमन आ गया सिमिलर क्वांटिटीज की दोनों तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से न्यू को हटाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो किसका बनाना है? वेवलेंथ का बनाना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यू की वैल्यू पुट करेंगे। न्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? c/λ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है h, और न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? न्यू की जगह पे लिख सकते हैं c/λ। और इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में है 1/8 m e to the power 4 epsilon naught square h square and final square and n initial square। दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको तो वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाना है, तो ये जो h और c आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो वेवलेंथ का फाइनली क्या फॉर्मूला बनने वाला है? 1/λ इज इक्वल टू 1/8 m e to the power 4। अब ये h और h स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये h क्यूब हो जाएगा, और c भी इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1/n फाइनल एंड 1/n इनिशियल और इनका स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1/8 m e to the power 4 epsilon naught square h cube c, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और आप जब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/8, m होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, e होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 टू द पावर 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, इसका स्क्वायर करेंगे। h क्यूब प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, इसका क्यूब, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7।
10⁻⁷ और यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मीटर इनवर्स। तो ये होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। और आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो ये स्टडी किए थे, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जंप करेगा। जैसे कि लेमन सीरीज की बात करते हैं, तो लेमन सीरीज के लिए आपने क्या किया, अभी मैंने आपको यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम में बताया था। लेमन सीरीज क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से, सिक्स से। तो फाइनली कहाँ जंप करने वाला है, फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करने वाला है। तो फाइनल स्टेट की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आपको लेमन सीरीज के लिए लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, तो 1 स्क्वायर लिखेंगे माइनस इनिशियल। इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है। तो ये जो इनिशियल स्टेट है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी, सेकेंड ऑर्बिट से जंप कर सकता है, थर्ड से, फोर्थ से, डैश डैश डैश, और इंफिनिटी से भी फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। सो दिस इज द लेमन सीरीज। सेकंड जो है वो बामर सीरीज थी। बामर सीरीज में क्या फिक्स है, बामर सीरीज में फाइनल एनर्जी लेवल फिक्स है। जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में ही जंप करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/λ r, और फाइनल स्टेट की जगह पे क्या लिख देंगे, nf की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 स्क्वायर, क्योंकि फाइनल स्टेट सेकंड ऑर्बिट है। और इनिशियल स्टेट क्या हो सकती है, इनिशियल स्टेट यहाँ पे हो सकती है 3, 4, 5 डैश डैश डैश। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में ऐसा जंप करेगा। तो ऑलरेडी हम लोग ये स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इन फॉर्मूलाज को दोबारा देखने की जरूरत नहीं। बस ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको इसलिए बताई थी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। दिस इज द मेथड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 m e⁴ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब एंड c स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट भी। अब इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बाकी बचा है, क्वांटाइजेशन कंडीशन का यूज करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा मूव करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर। वो ऐसा डायरेक्टली रिवोल्यूशन नहीं करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो आंसर है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो डी ब्रॉय ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कुछ, तो हम लोग डी ब्रॉय के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।